तो चलते हैं नेक्स्ट। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ वाटर्स की रिएक्शन थी, उसमें एक चीज लास्ट लेक्चर में रह गई थी कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन, है ना। तो ये क्या होता है? ये केवल होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। एलिफेटिक मतलब जो सिंपल ऐसे इस तरह से कार्बन चेन होंगी उनके लिए ही एप्लीकेबल है। और एक्चुअल में है क्या ये है मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सिट्रिक एसिड। क्या क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड। इन तीनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? बेंडिक्ट सॉल्यूशन। ये किसके लिए है? केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, अगर अपने को उसमें से टेस्ट करना है तो। इसकी कुछ रिएक्शंस अभी आने वाले इसकी रिएक्शंस आ जाएंगी, वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है? कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड का। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है एक्चुअल में? पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है एक्चुअल में ये? पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है? ये होता है पिंक कलर का। अभी इसकी फॉर्मेशन की भी बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू दे दूं इन टॉपिक्स का मैं। क्या है कि पिंक कलर का होता है और पिंक कलर्ड बाय पासिंग सल्फर SO2 गैस है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड डिस्चार्ज। क्या होगा कि अगर इसमें से मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवा दूं तो क्या होगा? यहां पे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाने के बाद पिंक कलर डिफीट हो जाएगा। क्लियर? और फिर क्या होगा कि एल्डिहाइड रिस्टोर। एल्डिहाइड के पास ये खासियत है कि वो पिंक कलर को रिस्टोर कर सकता है, बल्कि कीटोन के पास नहीं है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एल्डिहाइड रिस्टोर कर सकता है पिंक कलर, यानी कि अगर उस कंपाउंड ने पिंक कलर रिस्टोर कर लिया तो वो एल्डिहाइड होगा, और जो नहीं कर पा रहा है वो कीटोन होगा। सिंपल। तो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब समझते हैं इस चीज को कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और यहां पे अपने को दिख रहा है कि ये कीटोन है। हमें ओवरऑल रिएक्शन पता है कि कीटोन को कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड में डालोगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, डिहाइड्रेशन होगा और CO2 एलिमिनेट होगी। हाँ, ये चीज अपने को पता है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को मिलने वाला है। ये बात ठीक है, लेकिन ये कब है? जब ये सिमेट्रिकल है। अब देखो, समझने वाली बात क्या है कि या तो ये चेन यहां से टूटे, है ना, ये वाला जाए CO2 में, भाई ये कार्बन तो यहां पे है ना, एक कार्बन तो वहां पर भी एलिमिनेट होगा, तो ये वाला कार्बन ये वाला ग्रुप लेके आ जाए और इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे। एक प्रोबेबिलिटी है, और एक प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला यानी कि कार्बन 1 और 2, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी है कि 1 वाले कार्बन का CO2 बन जाए, एक प्रोबेबिलिटी है 2 वाले का CO2 बन जाए। मतलब या तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड या इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हो? तो ये चीज कैसे डिसाइड हो कि किसके पास जाए? चलो मान लो यहां पर तो सिमेट्रिकल केस था, ठीक है, लेकिन यहां पे देखा जाए, यहां पे एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 है, तो हम क्या करेंगे? तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली पाया, ये अपने को मिला कि जो ये वाला प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाली क्लेवेज, ये वाली यानी कि CH3COH, ये वाली क्लेवेज, ये हमें मिली मेजर, भैया गलतियां मत किया करो, मेजर प्रोडक्ट। एंड जो बचा हुआ ये वाला पोर्शन है, यानी कि अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये वाला पोर्शन, तो ये हमें मिला एज अ माइनर प्रोडक्ट। मतलब कि मैं यहां पे करना चाहूं तो 99% तो ये प्रोडक्ट मिला और कहीं 1% ये प्रोडक्ट मिला था। इतना डिफरेंस था इन दोनों की स्टेबिलिटी में। ठीक, अब ये चीज क्या नहीं तय होगी, ये अपने को समझ में नहीं आई। तो यही जो कंफ्यूजन है, एक्सपेरिमेंटली तो दिख रहा था अपने को, लेकिन कंसेप्ट क्या लगाएं ये समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हमें बताया गया पॉपॉफ्स रूल। ठीक, अब इस रूल को समझ के हम आराम से इनमें बता पाएंगे कि मेजर कौन सा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, माइनर कौन सा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पॉपऑफ रूल्स।
तो चलिए समझते हैं पॉपऑफ रूल क्या है। पॉपऑफ रूल्स क्या कहता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल। हाँ जी, हम पढ़ पढ़ के पक चुके हैं, हम हर जगह यही देख रहे हैं, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, हर जगह हम कार्बोनिल ग्रुप को देख रहे हैं। तो कहना क्या जा रहा है कि पॉपऑफ रूल, जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, अब अभी हमने देखा था कि कीटोन से ऐसे कार्बन और कार्बन, यहां पे हमने कंसंट्रेटेड, दिख रहा है क्या ऊपर, HNO3 लिया था, मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ दिख रहा है, हमने HNO3 लिया था, तो वहां पे क्या हुआ था, CH3COOH प्लस H2O प्लस CO2, ये हुआ था ना। तो यहां पे अपने को ये तो दिख रहा है, यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहां पर भी है, यहां पर भी तो यही है OH, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप तो है। अब यहां पे एक चेन और लगा दूं मैं, है ना, तो भी प्रोडक्ट यही बनना था, बस यहां पे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना। कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो उसी के साथ ज्यादा स्टेबल होगा जो कि स्मॉलर कार्बन है, कि कार्बोनिल ग्रुप रिमेन्स विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। देखो आपको बहुत सारी बुक्स में ढेर सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, मार लो माथा, कोई फायदा नहीं है, एक लाइन में बता रहा हूं, और यही हर जगह यही एप्लीकेबल है कि रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जो छोटा वाला अल्काइल चेन है ना, उसके साथ जाएगा, चाहे यहां पे 10 कार्बन और जोड़ दो तब भी CH3COH बनेगा, बस वहां पे CO2 बैलेंस करनी पड़ेगी अपने को। अब यहां से थोड़ा सा अलग कंडीशन में चलते हैं। कंडीशन तो ये जो रिएक्शंस है, मैं कहूंगा नीट वालों के लिए कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होंगी, अगर नॉलेज के लिए करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जेई के लिए मैं इनको काफी इंपॉर्टेंट समझता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का ही आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। कैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है कि HCHO है, HCHO को अगर हम क्या करें, पॉलीमराइजेशन करवाएं, हालांकि मुझे पता है ये कंसेप्ट कहां का है, पॉलीमर, जो आपने 12th का लास्ट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड से जुड़ रहा था तो मैंने कहीं करवा दिया कि फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप पॉलीमराइजेशन करवाओगे अंडर द 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, तो क्या होगा, पैराफॉर्मेल्डिहाइड क्रिएट होगा, N, है ना, ये N वहीं लगता है ना जहां पे आइसोमर आता है, तो क्या होगा, पैराफॉर्मेल्डिहाइड, नाम ध्यान रख लेना क्या है, पैराफॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड को कुछ मान लो 3 मोल है और अलाउ टू स्टैंड, अलाउ टू स्टैंड का मतलब होता है एकदम ऐसे घुला मिला के और रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो इन तीनों में से यहां पे क्या होगा कि मेटाफॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम साइक्लिक ट्राइमर के नाम से भी जानते हैं। क्या होगा, साइक्लिक ट्राइमर, मतलब एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, किसी को भी देख लो हर एक में ये मिलेगा HCHO। देखो यहाँ पे CH2O 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 CH2O, है ना, तो क्या बनेगा, साइक्लिक ट्राइमर, साइकिल में है और 3 चीज है, 3 मोल का ही बन सकता है, तो क्या होगा, अलाउ टू स्टैंड पे रखना है, तो क्या बनेगा, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे क्या था, पैराफॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वहीं अगर 6 मोल हो फॉर्मेल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोमास। आपको ये दिख रहा होगा C6H12O6, आपको ये कंडीशन थोड़ी सी लग रही होगी कि ये तो यार ग्लूकोज है, हाँ जी, मतलब उसका फॉर्मूला सेम है लेकिन थोड़ा सा वहां पे डिफरेंट है। इससे जब हम पॉलीमराइजेशन किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोमास, ठीक। हाँ, कोई शक नहीं है कि शुगर का फॉर्मूला है, मैं मानता हूं ग्लूकोज, हाँ यही होता है, सॉरी शुगर निकल गया था, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन इसके पॉलीमराइजेशन के बाद इसका नाम क्या है, फोमास, के बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 6 मोल ऑफ 4 LD हाई, ठीक है। यही कहानी है, अगर 6 मोल हो और 4 मोल NH3 हो, क्या हुआ कि 6 मोल तो फॉर्मेल्डिहाइड के हैं लेकिन 4 मोल अमोनिया के आ गए, तो क्या होगा, ये बनाएगा भैया यूरोट्रोफिन। इसका तो डायग्राम पे ही आ जाता है कई बार क्वेश्चन, है ना, कि जो कोटा में आकाश में है ना, इनके जो DPP होते हैं, जो टेस्ट होते हैं इनके 15 दिन में या 30 दिन में, उनमें ये क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा अगर आप पढ़ते हो तो। क्या होगा, यूरोट्रोपिन, क्या बनाए, CH2 6 है और N 4 है। इसका डायग्राम किसी को अगर प्रॉब्लम है तो देख लो, कुछ इस तरह से बनता है ना, क्योंकि अपन कई बार डायग्राम देख के भी घबरा जाते हैं कि हाँ यार ये क्या बला है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, छठा कहां गया यार, हाँ 6 है, तो 1 2 3 4 5, छठा कहां गया, 1
एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, तो यहाँ छठा यहाँ आएगा CH2। ठीक है, अब ठीक है 1 2 3 4 5 6, बस ये ध्यान रखना है कि 4 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 जुड़ा हुआ होगा, है ना, कंपलसरी है। और एक फिर दूसरा अगले से, मतलब ये एक ये 3 से जुड़ा हुआ है, 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 इस तरह से बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर उसको यूरोट्रोपिन को अगर अपन नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा दे तो अपने क्या मिल जाएगा, RDX। मूवीज में बहुत देखा हुआ, इतना RDX आ गया, ये ब्लास्ट हो गया, वो ब्लास्ट हो गया, है ना। तो RDX क्या होता है, RDX होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। क्या है RDX, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। तो कैसे बनता है, मैं बनाना नहीं सिखा रहा हूं, हाँ कभी आज तो मैं RDX बना के छोड़ूंगा नहीं, खाली नॉलेज के लिए। क्या कि 6 फॉर्मेल्डिहाइड 6 अमोनिया क्या बना, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन को नाइट्रिक एसिड में डाला तो क्या बन गया, RDX, जो कि क्या है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। तो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में, अब एक दो थोड़ी सी अपर के बारे में भी देख लेते हैं जो थोड़े हायर लेवल के हैं। क्या होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड के बाद क्या है, इसका क्या नाम है यार, कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है ना मेरे ख्याल से। ओहो अरे भैया हम तो भूल गए थे रे, एसिटाल्डिहाइड, स्पेलिंग गलत हो तो क्षमा करना, नहीं ठीक है। तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड को 3 मोल लो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और फिर क्या होगा, अगेन साइक्लिक ट्राइमर। देखो साइक्लिक ट्राइमर कोई नाम नहीं है, साइक्लिक ट्राइमर का मतलब है कि साइकिल बन रही है और उसमें ट्राइमर, यानी कि एक मोनोमर में मान लू, एक मोनोमर में मान लू किसे मानू, CH3CHO, इसको मान लो CH3CHO, हाँ जी। अब देखो साइक्लिक बना रहे हैं मिलके, अगर मैं इसको बोलूं कि ये एक मोनोमर है तो ये 3 मिल रहे हैं तो क्या होगा, ट्राइमर। तो साइक्लिक क्या बना रहे हैं, ट्राइमर। इसका नाम क्या है, पैरासिटाल्डिहाइड। अगर ये अल्कोहल का हो रहा होता तो यहाँ पे पैरासिटामोल बन जाती। ओ शिट, अरे ऐसे बनती है दवाई पैरासिटामोल जो तुम खाते हो ना फीवर में, क्या है यहाँ पे पैरासिटाल्डिहाइड, और ये बन गया साइक्लिक ट्राइमर। किसी केस में एसिटाल्डिहाइड के अगर 4 मोल लोगे कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा 273 केल्विन दे दिया। कितना है 273, और कितना होता है 273, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना भैया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करेगी। अच्छा यहाँ पे अगेन क्या बन गया, साइक्लिक ट्राइमर, ओए होए। और इसका नाम क्या है, मेटा एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है, मेटा। यहाँ पे क्या था, पैरा, यहाँ पे मेटा। अब इसमें ट्राइमर ढूंढने की कोशिश करें क्या, अरे काय का टाइम खर्च करें सर, कर लो भैया, अरे कर लो भैया कर लो। CH3CHO, 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 CH3, सॉरी भैया, सॉरी, दिस इज नॉट अ ट्राइमर, दिस इज टेट्रामर। क्योंकि यहां पे इसको मैं मोनोमर मानू, 1 1 2 3 4 है का नो, तो 4 बन गए, तो क्या बन गया भैया, टेट्रामर, है ना। CH3CHO, 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 CH3, अरे यार 4 मोल है ना, तो ट्राइमर कैसे बन सकता है, टेट्रामर होगा ना। अच्छा आज के लास्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं, शिफ्ट बेस कैसे बनाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्या ले लो, एक ले लो एल्डिहाइड, उठा के वह रिएक्ट करवा दो किससे, प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन कैसे पहचानोगे, अगर वो एक से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, या सिंपल सी बात बताता हूं, अगर NH2 है, ठीक है, तो वो प्राइमरी मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, NH है तो सेकेंडरी, और खाली N है तो टर्शरी। ये जुड़ा हुआ होना चाहिए किसी से, ऐसे नहीं खुले में पड़ा हुआ है, वरना लोन पेयर देके कहीं भी छोड़ दो ना। मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ, NH2, यानी कि अभी इसने एक बॉन्ड बना रखा है भाई, NH3 की टेंडेंसी क्या है नाइट्रोजन की, 3 बॉन्ड बनाने की, लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखा है, मतलब किसी एक से जुड़ा हुआ है यानी कि प्राइमरी। दो यहाँ पे 3 में से एक बचा हुआ है यानी कि 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो सेकेंडरी, यहाँ पे एक भी नहीं है तो टर्शरी। तो करना क्या है कि एल्डिहाइड को प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करवाना है और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, इसी को तो हम बोलते हैं शिफ्ट बेस, कि कार्बन और
नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड। इसको हम एक चीज और भी बोलते थे, इमीन, याद हो तो थोड़ी थोड़ी इटार्ड रिएक्शन में पड़ी थी, है ना? इटार्ड नहीं थी यार, हाँ आरसीएन नाइट्राइल नहीं, स्टीफन रिएक्शन थी, स्टीफन रिएक्शन थी, है ना? स्टीफन रिएक्शन में हमने इमीन बनाया था ना, अरे ऐसे आरसीएन, फिर वहां पे स्टेनस क्लोराइड यूज किया था, अरे याद करो यार। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गई? इमीन के थ्रू शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका यूज क्या है, ठीक, ये चीज हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि एक तो कार्बोनिल ग्रुप होगा और उसके साथ होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना? सेम है जैसे कि हमने एल्डिहाइड में पढ़ा है कि आर सी डबल बॉन्ड एच, ये एल्डिहाइड हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कीटोन हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे ग्रुप कौन सा लग रहा है, OH। क्लियर? तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या है, OH है। ठीक है, इतनी सी बात। अच्छा, इसके कुछ हमने ये पढ़े हुए हैं, कॉमन नेम याद करने का तरीका बताया था, ओमस गैप। ओमस गैप इस तरह से गिनती लिख लो 1 2 3 4 5 और ओमस गैप को याद कर लो। यहाँ पे O क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, M क्या है, मेलोनिक एसिड, S क्या है, सक्सिनिक एसिड, G क्या है, ग्लूटारिक एसिड, और A क्या है, एडिपिक एसिड, और P क्या है, पामेलिक एसिड। जब हमने जीओसी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि ये कुछ कॉमन नेम्स याद कर लेना जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है। इनका एक दो बता देता हूं, फिर आप समझ जाओगे, ध्यान आ जाएगा आपको। COOH और COOH। अब इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में कोई भी यहाँ पे कार्बन नहीं है। और मेलोनिक की बात करूं तो मेलोनिक की COOH एक नंबर पे है, तो यहाँ पे एक CH2 लगा दिया और यहाँ पे COOH, ये कौन सा हो गया, मेलोनिक। अगर सक्सिनिक बनाना है तो अपने को COOH 1 और 2 और COOH, मतलब सक्सिनिक के में मतलब यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 2 CH2 होंगे। फर्दर ऐसे ही 3 4 5 सभी का यही रहेगा, बस उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे और बाकी सब में कार्बन ऐड होते जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है, वैसे तो हम बहुत सारे प्रिपरेशन पढ़ के आ चुके हैं, वो नाम मात्र रिवीजन करवानी है। कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड, ये कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल, हाँ जी ये अल्कोहल है। अल्कोहल को अपन KMnO4, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। LAH होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, KMnO4 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार फिर बता देता हूं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक ला रहे हैं सीधा, तो यहाँ पे क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही चीज यहाँ पे वापस में रिडक्शन और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर अपन CrO3 क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपने को एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा, तब जाके वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, यार ये नहीं बताऊंगा, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं। जैसे टॉलरेंस एजेंट आप बहुत ब्रीफ में कम से कम 2-3 बार पढ़ के आ चुके हो। फेलिंग सॉल्यूशन अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो ये सब आप जानते हैं, ज्यादा डिस्कस करने से लेक्चर लंबा होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो चलते हैं आगे। फिर आता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, ये अपने को पता है ये साइनाइड है। साइनाइड को हमने हाइड्रोलाइज किया, पानी मिलाया, तो क्या हुआ, एक तो कार्बन ऑक्सीजन आके जुड़ गया इससे, और 2 हाइड्रोजन चले गए नाइट्रोजन के पास, तो यहां पे होगी अमाइड फॉर्मेशन। अमाइड बनने के बाद क्या करना है, खाली अपने को एसिडिक मीडियम पे या बेसिक मीडियम पे कोई सा भी हो, उस पर खाली हीट कर देना है। हीट कर दोगे तो यहां पे अपने क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अपने को यह समझ में आ रहा है कि अमाइड को अगर आप किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ऐसा यहां पे है, ये क्या है, अमाइड ही तो है। अमाइड किसको बोलते हैं हम, कार्बन डबल बॉन्ड और उससे NH2 जुड़ा हो, चाहे यहां पे R हो या फिर AR हो, एरोमेटिक हो, क्या फर्क पड़ता है।
ये भी एमाइड है, हिट किया सीधा मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ध्यान रखना साथ में क्या निकलेगा, अमोनिया। अब अमोनिया के प्रिपरेशन साथ साथ करते जाना, ठीक है, क्योंकि जब पी ब्लॉक में मैं अमोनिया बताऊंगा वहां बताया था, फिर आप इधर को भागोगे, तो बेटर है ना थोड़ा दिमाग में हिसाब से बैठा लो, क्योंकि मैं साथ साथ बता तो जा रहा हूं ना कि मैं वहां पे बताऊंगा, है ना। फिर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, ये बड़ी मस्त चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। आज थोड़ा सा हम खुश नहीं है, खुश तो क्या यार, दुखी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मन अच्छा नहीं है। आज डांट पड़ गई, पापा बोले ये क्या जंगलियों की तरह दाढ़ी बढ़ा रखा है, कटवा के आओ उसे। हम साला छिलवाई दिए पूरा। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, टॉलिन ले लो, या फिर कोई और 2 कार्बन का ले लो, या 3 कार्बन का ले लो, कैसा भी इस तरह में आप कंपाउंड ले लो, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KOH हीट करके डाल दो, साला बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही, है ना। मजेदार बात। देखो यहाँ पे 1 कार्बन है तब भी ये बन रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है तब भी ये बन रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन है तब भी ये बन रहा है। ये चीज तो होगी क्लियर, हाँ, कि सभी से ऑक्सीडाइज होके एक ही कंपाउंड बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहां पे अगर टर्शरी कार्बन पे ये रिएक्ट नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं होगी, अब यहां पे आगे फंसा देगा, वो टर्शरी बना कर दे देगा। हमने पढ़ रखा है KMnO और KOH रिएक्ट करके बेंजोइक एसिड बनाता है, और यहाँ पे रिएक्शन होनी नहीं है ना। मान लो उसने ये क्वेश्चन दे दिया नीट में या जेई में, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया और नीचे पूछ लिया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो एक में तो उसने ये बेंजोइक एसिड बना दिया, एक में ये बना दिया, एक में ये बना दिया, एक में लिख दिया नो रिएक्शन। तो अब अपन मोस्टली 90% क्या करके आएंगे, ये करके आएंगे, है ना। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि टर्शरी वाले केस में टर्शरी यहाँ पे रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन नहीं होगी भैया, कोई बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रिपरेशन है कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन में क्या करते हैं हम, प्रिपेयर करते हैं एल्कीन से विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड एंड वाटर और H3PO4। क्या होगा यहाँ पे, एल्कीन से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, ठीक है यार, ये ऑक्सीडाइज हो गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा सोचो, यहाँ पे ये टूटा होगा HOH। वैसे एक बात बता दूं, प्रिपरेशन में अपने को बहुत ज्यादा मैकेनिज्म की नीड नहीं पड़ती। प्रिपरेशन काम कहाँ आती सबसे ज्यादा, कि जहां पे रिएक्शंस में वो दिए होते हैं ना, X यहाँ पे बना है, फिर इससे Y बना है, फिर इससे Z बना है, तो वो चीजें अपने को सॉल्व करने के लिए प्रिपरेशन पे ध्यान देना पड़ता है कि इसमें ये ऐड किया था तो ये वाला कंपाउंड बना था, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे H2O यहाँ पे टूटेगा HOH में। अब यहाँ पे देखो, ये एक हाइड्रोजन में इसको दे दो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। CH3 आने के बाद यहाँ पे CH2 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे फिर ये वाला कार्बन जोड़ दूं, इसमें तो डबल बॉन्ड है। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा ये वाला, और यहाँ पे जो बचा हुआ OH आगे जुड़ जाएगा, सिंपल बन गया कार्बोक्सिलिक। एक चीज ध्यान रखना कि ये रिएक्शन कैसी है, स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप रिएक्शन क्यों बोला मैंने, कि यहाँ पे हमने 2 कार्बन का कंपाउंड लिया है लेकिन मिला 3 का है ना। ऐसा हो रहा है कि 2 रुपए तुम लगा रहे हो, 3 का सामान मिल रहा है ना। तो ये कैसी है, स्टेप अप रिएक्शन है, कि 1 कार्बन एक्स्ट्रा मिल रहा है, या कहो स्टेप अप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल रहा है। RMGX आप अब जानते हो, OMC के नाम से भी जानते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। खाली कुछ नहीं करना है, इसको CO2 से रिएक्ट करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हम 2 जगह यूज कर रहे हैं मेनली, तो एक तो यहाँ पे प्रिपरेशन पे और एक वुड्स रिएक्शन में, वहां पर भी ड्राई ईथर का काफी यूज है। फिर क्या करना है, यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट बना लेगा, ठीक है यार, ये इंटरमीडिएट बना लिया इसने, कोई बात नहीं। और इंटरमीडिएट बनाने के बाद क्या हुआ, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि MgOH और X, RMGX में ये वाला कंपाउंड एलिमिनेट कर दो, जो बचता है ना वही कंपाउंड बना दो। अब यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये HOH ये टूटेगा, ये हाइड्रोजन में इसको दे दूं, और ये OH MgX लेके बाहर, ये MgOHX ये निकाल लेके बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये H जुड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। ऐसे ही फ्रॉम एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, COCl और एनहाइड्राइड, तो आप अच्छे से जानते हो कि 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, हाँ जी,
दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन फंसा हुआ, उसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। अब यहाँ देखते हैं COCl COCl, अरे कुछ नहीं है भैया, पानी डाल दो खाली, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। Cl अलग होगा, A प्लस है, माइनस नहीं है। क्या हुआ, Cl निकल गया और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बन गया। सेम यहाँ पे है, लेकिन सुनो सुनो सुनो, ये पहले हमने बेसिक मीडियम में लिया, बेसिक मीडियम में खाली ये इसको अलग कर पाएगा, जो हाइड्रोजन है वो नहीं दे पाएगा इसका। फिर हमने उसको एसिडिक मीडियम में लिया, तो इससे अच्छा है पहले ही डाल दो पूरा, है ना, तो ये अपने आप हो जाएगा ना इसके अंदर, इसमें अलग से अपने जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक में लिया फिर एसिडिक में जब जाके बना है, तो इससे अच्छा यही कर दो। क्लियर, ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, एनहाइड्राइड है, एक C6, रुक जाओ यार, C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये C6H5, ये होगा कार्बोनिल, ये एनहाइड्राइड फंसा हुआ है ना, ये दोनों कार्बोनिल, ये एनहाइड्राइड बन गया ना एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे H2O किया तो खाली क्या हुआ, COOH, देखना, ये O निकाल दो और H2O के मान लो मैं 2 मोल ले लूं, तो यहाँ पे 2 OH जोड़ दो, एक इस साथ दे दो, एक इसके साथ दे दो, बचा क्या, O और H, 2 H बन जाएंगे ना। ओहो, कैसे बताऊं, देखो, ये मान लो मैंने ऑक्सीजन निकाल लिया, अब यहाँ पे H2O है 2, ठीक है, अब ये टूटेगा HOH में। अब मैंने इसके दो H2O के 2 H, एक H इसको दे दिया, एक OH इसको दे दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 H बचे ना, यहाँ पे रिमेनिंग 2 H बचे, और ये जो ऑक्सीजन ये भी तो कहीं जाएगा, अरे यही तो बना H2O, 2 वाटर मोल लगेंगे, एक वापस बाहर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल, नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं क्या, आ गया भाई, कुछ नहीं है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, 2 H2O लेने हैं, ये वाला ऑक्सीजन जो 2 हाइड्रोजन बचेंगे उनको लेके निकल जाएगा, और दोनों को एक एक OH मिल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर अपन जानते हैं क्या होता है यार, RCOOR डैश, है ना, 2 ऑक्सीजन बीच में होते हैं और दोनों तरफ क्या हो, एल्काइल ग्रुप हो, तो हाँ ये एस्टर है, बिल्कुल एक एस्टर आपने को पता है ये। और उसको हमने क्या किया, खाली एसिडिक मीडियम में रख दिया पानी के साथ, ये यही तो है H2O, और एसिडिक मीडियम का H प्लस, ये आके क्या बना लेगा, H3O प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो हमने क्या किया, खाली उसको एसिडिक मीडियम में पानी के साथ रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और जो बचा हुआ वो किसमें, कार्बोक्सिलिक में। यहां पर भी वही कहानी यार, सिंपल से आप देख पा रहे होंगे, एक में H प्लस जुड़ा है, एक में OH जुड़ा है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं अब, कोई नहीं, बहुत आसान प्रिपरेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक ये होता है ना, O और H, तो ये वाले बॉन्ड के टूटने से जो उनकी हम रिएक्शंस हैं वो पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिडिटी किस किस तरह से होती है। एसिडिटी कैसे होती है भैया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सोडियम से रिएक्ट कर गया तो यहाँ पे क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, और यहाँ पे क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, है ना, निकाल देगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा दोगे तो ये क्या बना लेगा, वही सोडियम कार्बोक्सिलेट, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, पानी निकालेगा, यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H2O निकालेगा। ठीक, ऐसे अगर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओगे तो ये कार्बोक्सिलेट तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन गैस के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगा। देखो कंपाउंड एक ही है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, दो एक ही रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, लेकिन यहाँ पे सोडियम दिया तो हाइड्रोजन, यहाँ पे NaOH दिया तो यहाँ पे H2, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया तो यहाँ पे CO2, है ना, तीनों में फर्क है। एक छोटी सी चीज और फिर आज का लेक्चर रैप अप करते हैं कि pKa और एसिडिटी की जो pKa वैल्यू है ना, pKa वैल्यू अपने को समझ में आएगी कहां पे जाके, इक्विलिब्रियम में, जब फिजिकल में आएंगे। जहां तक कि आपको पता भी होगा, बस ये समझ लो कि ये एसिड की एक दी होती है वैल्यू, और जितनी कम होती है इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होती है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं नेक्स्ट टाइम हो सकूंगा कवर करूं कि pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अपन मान लो कंपेयर करने में आ जाए, जिसकी सबसे कम वो उतना ज्यादा अच्छा एसिड, और जिसकी ज्यादा उसका उतना कम। तो स्टार्ट करते हैं, ये कुछ एग्जांपल समझ लो या क्वेश्चन समझ लो। इसमें आपको बताना है कि एसिडिटी या रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी।
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके आप ट्राई जरूर कीजिए। कर लिया? चलिए, मैंने लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट में एक बात बताई थी कि pKa वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी रहती है ना। तो यहां पे तो बहुत सिंपल सी कहानी है, pKa वैल्यू सबकी गिवन है, तो अपन pKa वैल्यू से निकाल सकते हैं कि जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे कम देखना है यहाँ पे 4.46, 4.19, 3.41, तो सबसे ज्यादा इसकी है, तो देन ये, उसके बाद ये, यही होना चाहिए। अच्छा, मान लो कि pKa वैल्यू ना दी हो, ठीक है, अब यहां पे तो मान लो pKa का कंसेप्ट लग गया। अगर ना दी हो pKa वैल्यू तो कैसे करेंगे? यहां पे मैंने एक बात डिस्कस हो चुकी है पहले भी कई बार कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। एसिडिटी की एक्टिविटी मतलब वही है। तो यहां पे देखना OCH3 ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहां पर कोई ग्रुप ही नहीं है, और यहां पर ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा कि ये तो न्यूट्रल है ना, यहां पे इससे कम होगी, क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिटी, और यहां पे इससे ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है, इससे तो ज्यादा होगी ना। तो इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का एक ऑर्डर है, काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो याद हो जाएगा करते करते, कि फिनाइल, फिनाइल समझते हो? ये इस तरह का, बस ये सब्स्टिट्यूएंट में होना चाहिए इस तरह से कि फिनाइल अगर सब्स्टिट्यूएंट में हो तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आता है। उसके बाद आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये तो वही है हेलोजन, फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइडो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे लास्ट में फिनाइल पटक दिया, फिर फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइडो, देन नाइट्राइल ग्रुप CN साइनो जिसको बोलते हैं, नाइट्रो, और सबसे ज्यादा होती है CF3। CF3 की सबसे ज्यादा क्यों है? जबकि कार्बन जो होती है आमतौर पे रिलीजिंग ग्रुप में आता है, लेकिन यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन हम जानते हैं, फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो भूख होती है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होती है, दैट्स व्हाई इट्स कम इन द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड OH वाला, भाई यहाँ पे दो बॉन्ड है ना ऐसे कि कार्बन डबल बॉन्ड और OH, ये है ना कार्बोक्सिलिक। अब ये वाला तो क्लेवेज हो नहीं सकता, हम पढ़ेंगे ये वाला बॉन्ड जब क्लेवेज होगा तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती हैं या क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, ये अपने को पता है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक, हाँ जी कार्बोक्सिलिक है। ये एसिड सेम ही तो है, बस पलट के लिख दिया है। अब यहां से अपने क्या करना है, ये क्या किया हमने यहाँ पे हीट करके एक वाटर को एलिमिनेट कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और P2O5। सेम काम करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बन गया ये इथेनॉइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गई बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दो कार्बोक्सिलिक में से एक मान लो हीट कर दें तो वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? एथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसको अपने को एस्टर में कन्वर्ट करना है, उसी को हम क्या बोल देंगे? एस्टरिफिकेशन। वैसे कोई नई चीज तो नहीं है, अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो एस्टरिफिकेशन में क्या है, कार्बोक्सिलिक को किस सिलेक्ट करवाना है? अल्कोहल। और ये ध्यान रखना अल्कोहल कौन सा हो? प्राइमरी। प्राइमरी से एक बात बन पाएगी, है ना? तो यहां से क्या करना है अपने को H2O, अगेन वाटर एलिमिनेट करना है इन द एसिडिक मीडियम। वाटर एलिमिनेट कर दो, जैसे यहाँ पे है ना, ये दिखा रहा अलग से पानी निकल गया और यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हो गई। ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इसकी मैकेनिज्म समझने की अपने को बहुत जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है और इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कार्बोक्सिलिक, हाँ जी कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक एसिडिक मीडियम में गया तो देखना ये बॉन्ड क्लेवेज करेगा, यहाँ पे एनायन क्रिएट होगा, यहाँ पे कैटायन है तो ये जाके इस पे अटैक करेगा, भाई नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करता है। हमने पढ़ा है ना ये लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, लाइक रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट, है ना। तो क्या होगा,
यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बना लेगा। फिर अगेन एक मॉलिक्यूल और लेना है, यानी कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लग रहे हैं, इसके दो मॉलिक्यूल लग रहे हैं। एक मॉलिक्यूल और लिया तो क्या हुआ, अगेन वही कहानी फिर से हो गई कि यहाँ पे OH था, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला जो ऑक्सीजन था भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान, एक चीज मैं स्किप कर गया कि यहाँ पे नेगेटिव है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो अब यहाँ इस पॉजिटिव पे ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ऑक्सीजन जो आके इससे जुड़ सकता है, ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन उसके पास पहले से एक और है, दो ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ये अब जो इस पे पॉजिटिव चार्ज था वो उसने ऑक्सीजन को दे दिया। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या फॉर्मेशन हो गई, टेट्राहेड्रल। देखो यहाँ पे ये कार्बन से इससे एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप पूरा ये, चार ग्रुप जुड़े हुए हैं, चार को जो बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। तो क्या बना लिया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहां करनी है प्रोटॉन ट्रांसफर। कैसे, जस्ट अ मिनट। तो यहां क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और फिर यहां पे क्या हुआ कि यहां पे हुआ है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ क्या, ये वाला जो प्रोटॉन है वो इस तरफ ट्रांसफर हो गया है ना, ये वाला जो प्रोटॉन है वो इधर ट्रांसफर हो गया, यानी कि यहां पे क्या आ गया OH2 OH और एक और H। अब ये दिख रहा है अपने को H2O है, तो यहां से क्या कर दो, H2O एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट किया तो कुछ इस तरह से बन गया। अब यहां पे एक हाइड्रोजन और एलिमिनेट हो गया, तो यहां पे क्या बन गया, क्या गड़बड़ होती जा रही है यार। तो यहां पे एक मोल एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद यहां पे देखना ये RCOOR, लेकिन यहां पे एक H एक्स्ट्रा है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया और यहां पे क्या बन गया हमारे पास, एस्टर। क्लियर। तो ये मैकेनिज्म है एस्टर फॉर्मेशन की। पहले कोई रटने वाली चीज नहीं, पहले एसिडिक मीडियम से, फिर यहाँ पे H जुड़ा, फिर एक और अल्कोहल जुड़ा, फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, फिर डिहाइड्रेशन हुआ और उसके बाद अगेन प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन निकाला है तो अगेन यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हो गई। तो ये इसकी मैकेनिज्म है और इस तरह से एस्टरिफिकेशन वर्क करता है। इसकी मैकेनिज्म इस तरह से इसको प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करती है। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड SOCl2। यार ये याद है अपने को, थायोनाइल क्लोराइड कहीं ना कहीं पढ़ा है हमने, याद करो, थायोनाइल क्लोराइड कहीं ना कहीं पढ़ा है। कहां पढ़ा है, डार्जेंस मेथड में, वहां पे हमने अल्कोहल से इनको रिएक्ट किया था और वहां पे हेलोएल्केन मिला था और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस ये मिला था। तो सेम नहीं है, फर्क है, वहां पे कुछ और प्रोडक्ट बना था, यहां कुछ और बनेगा। जैसे यहाँ पे ये तीनों क्या है, कार्बोक्सिलिक, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोक्सिलिक को चाहे PCl5 से करवा लो, चाहे PCl3 या SOCl2, क्या बनेगा, यही ROCl ROCl ROCl, यही हर जगह यही प्रोडक्ट बनना है। कहीं पर भी अगर कार्बोक्सिलिक रिएक्ट कर जाता है किससे, क्लोरीन कंपाउंड से, यही प्रोडक्ट बनेगा। बस यहाँ पे फर्क क्या आएगा कि बाय प्रोडक्ट में फर्क आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड है ना ये, ऐसे मतलब यहां पे कंपाउंड वही बनना है, ROCl। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, R की जगह क्या है, COCl, और ये कौन सा ग्रुप होता है, एसाइल क्लोराइड। याद है एसाइल क्लोराइड, हाँ वही है ये। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक को क्लोरीन कंटेन कंपाउंड से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे एसाइल क्लोराइड बनेगा। बस फर्क क्या है, बाय प्रोडक्ट का। ठीक, अब रिएक्शन विद अमोनिया, ये अपने को पता है, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर हम अमोनिया से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम एसीटेट। क्या है ये, अमोनियम एसीटेट।
भाई एसिटिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स। अब यहां से हमने क्या किया, बड़ी चतुराई से ये वाला ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन लेके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, और यहां पे क्या बन गया, ये अमाइड, और इसको क्या बोलेंगे, एसिटामाइड। क्लियर। अमाइड, अमाइड के लिए बता दूं क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड से NH2 जुड़ा हो, इसको हम बोलते हैं अमाइड। ठीक है, कहीं भी मिल जाए अमाइड। ऐसे ही अगर बेंजोइक एसिड हो गया तो ये भी कार्बोक्सिलिक है, यहां पर भी कार्बोक्सिलिक था। अमोनिया से रिएक्ट करवा दें तो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा अमोनियम का, फिर वाटर एलिमिनेट करके लास्ट में फॉर्मेशन यहां पे इसी तरह से तो है, ये है तो अमाइड ही, तो यहां पर भी क्या फॉर्मेशन होगी, अमाइड। यानी कि बात क्या समझ में आई कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो वो अमाइड फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, चले आ गए। इसी की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते हैं कि यहां पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेंजीन के साथ। ठीक है, अमोनिया से रिएक्ट किया, भाई नेचर तो वही है, क्या बनेगा, अमोनियम थैलामाइड या थैलेट, नो इट्स अमोनियम थैलेट, इंटरमीडिएट बन गया। अब यहां पे हमने क्या किया, H2O निकाल दिया, ये अगेन यहां पे क्या होगी, अमाइड फॉर्मेशन हो गई। भाई 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे तो 2 अमाइड बन गए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करें और एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहां से निकाल लें, फिर से अगर हम इस अमाइड बनने के बाद स्ट्रांग हीट करें, ये डेल्टा का साइन क्या होता है, किसका, हीट का, स्ट्रांगली हीट करें और एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकाल दें तो यहां पे क्या फॉर्मेशन होगी, थैलामाइड की। और ये थैलामाइड कहां यूज होगा, नेक्स्ट चैप्टर में अमाइंस में, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसाइज में, गैब्रियल रिएक्शन में, तो वहां पे इसका यूज होगा। तो ये बताना जरूरी है कि ये बना कहां से, कुछ नहीं, हमने कार्बोक्सिलिक को अमोनिया से रिएक्शन करवाया, उसके बाद अमाइड से स्ट्रॉन्ग हीट करके अमोनिया मॉलिक्यूल निकाला, वहां पे थैलामाइड फॉर्मेशन हुई। अब इसको हम आगे फर्दर यूज करेंगे प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन के लिए, वहां पर भी बात करेंगे इसके बारे में, ये स्टार लगा के नोट कर लेना, ये आगे दोबारा काम पड़ेगा इसका। फिर देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। भाई जो पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही, ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नहीं पूरा कार्बोक्सिन, तो रिडक्शन, भाई ये चीज तो बताने की नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर तुम रिड्यूस करोगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LaF यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या है ये, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। यार ये बात तो तुम सुन के पक गए होंगे। यहां पर हम डाइबोरेन भी यूज कर सकते हैं, B2H6, बस मीडियम एसिडिक होना चाहिए। ये बातें नोट डाल के लिख लीजिए, थोड़ी जगह कम थी और लेंथ ना हो ज्यादा, इस वजह से मैंने यहीं लिख दी कि जो डाइबोरेन है वो एक तो एस्टर, नाइट्रो और हेलोजन, क्या क्या, एस्टर, नाइट्रो, हेलोजन, इनको ये रिड्यूस नहीं कर सकता। क्या लिखना है कि डाइबोरेन कैन नॉट रिड्यूस या डज नॉट रिड्यूस द एस्टर, नाइट्रो एंड हेलोजन बॉन्ड्स। ठीक है, कि डाइबोरेन इनको रिड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं है। और ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता, कांट रिड्यूस, रिड्यूस नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता। क्या, डाइबोरेन एस्टर, नाइट्रो, हेलोजन को और सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग C डबल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो पूरा ही उसमें इन्वॉल्व हो। तो उसमें हम सेकंड नंबर पे जो हमारी रिएक्शन रह गई थी वो थी डी कार्बोक्सिलेशन, कि भाई डी कार्बोक्सिलेशन कैसे हो सकता है, उसमें तो क्या होगा, पूरा ग्रुप ही इन्वॉल्व होगा। तो यहां पे ये चीज कैसे आई, ये चीज आई कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने यहां पे क्या किया, इसको किसी सोडियम वाले कंपाउंड से रिएक्ट करवा दिया। मान लो यहां पे NaCl से रिएक्ट करवा दिया, तो यहां पे क्या हुआ, HCl तो निकल गया और ये वाला कंपाउंड इसके साथ जुड़ के क्या बना गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। अच्छा यहां तक ठीक है, अपने को मिल गया सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। उसके बाद क्या हुआ, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होगा, ये दोनों 3:1 इस कॉम्बो में होंगे। क्या कि अगर 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का होगा,
और इसमें हमने इसको हीट कर दिया। आपको याद हो तो हम पीछे भी कई बार पढ़ चुके हैं, एल्कीन में, एल्काइन में, है ना, वहां पे इसको बोलते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। जो बच्चे जीओसी बहुत अच्छे से देख कर आए हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है, यहां से फिर अपने को यहां पे क्या मिल रहा है, रिड्यूस करके इसको हाइड्रोकार्बन, ठीक, और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे इसका पर्पस क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिड्यूस हो रहा है। सिंपली यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअली डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, कार्बोक्सिलेशन यहां पे हट गया है पूरी तरह से, यहां पे क्या बचा है, हाइड्रोकार्बन। फिर आगे चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोजन, मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पे हाइड्रोजन जो पार्ट है वो इन्वॉल्व हो, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो हाइड्रोजन है। पहली रिएक्शन क्या होगी इसकी, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में कोई भी कार्बोक्सिलिक हमने ग्रुप ले लिया, ठीक है, लेकिन यहां पे खास बात क्या देखना, यहां पे क्या होना चाहिए हमारे पास, अल्फा कार्बन विद अल्फा हाइड्रोजन, ये जरूरी है, आगे बताऊंगा क्यों जरूरी है। क्या होगा यहां पे, कुछ नहीं, डाइहेलोजन और रेड फास्फोरस और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां पे क्या बनेगा, ये देखना, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो ये वाला कौन सा हुआ, अल्फा कार्बन, और इसके हिसाब से यहां पर जो पहले हाइड्रोजन था, मतलब मान लो यहां पे कुछ ऐसे रहा होगा ना यार, देखो CH और ये H, तो ये अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो इसे रिप्लेस किया, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसने, हेलोजन ने, और यहां पे क्या बना लिया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कुछ नहीं है, पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, डाइहेलोजन रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और विद H2O पानी, और उसके बाद यहां पे क्या बना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, जहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा हो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे हम क्या बोलेंगे, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, है ना। और इसकी जरूरी चीजें क्या है कि यहाँ पे अल्फा कार्बन विद अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसी को रिड्यूस करके क्या बनेगा, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, जो रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, तो उसमें नेक्स्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन। कहां पे सब्स्टिट्यूट होना है, रिंग, हाइड्रोजन तो होगा लेकिन कहां का, रिंग का। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, ये कॉम्पाउंड कई बार पढ़ चुके हैं, HNO3 H2SO4 के कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 आप कहीं भी मिलाओगे तो वहां पे एक ही चीज निकल के आनी है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। बहुत पहले कई बार कर चुके हैं हम, तो इस पे समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन बन गया, और ये यहां से कोई ना कोई एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और वहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, मेटा रिएक्टिंग, तो मेटा में जाएगा, तो इसके लिए ऑर्थो और मेटा, ये रहा सिंपल। तो मेटा में यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रो कंपाउंड, है ना, मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोनोइक एसिड। ठीक, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, Br2 Fe Br3 की प्रेजेंस में इसको अटैक करवाना है, ये भी कहां जाएगा, अगेन वही मेटा पे, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ये मेटा पे, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बहुत सिंपल है। ये नोट डाल के बात लिख लीजिए, और ये इस चैप्टर की ये कहो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या मेनली क्वेश्चन ऐसा निकल सकता है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डूज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आपको इसकी कोई भी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिलेगी। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई सर, स्पेलिंग गलत करते इतने बड़े हो गए। क्या हुआ कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये नहीं जाते, क्योंकि द कार्बोनिल ग्रुप deactivating and catalyst aluminium chloride Lewis acid get bonded to carbonyl group। क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड की। यहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप और ये OH। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इज डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेट हो जाएगा कौन सा, ये वाला ग्रुप, और क्या होगा, कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3 हम यूज करते हैं ना फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 गेट बॉन्डेड टू कार्बोनिल ग्रुप, ये डीएक्टिवेट होगा, ये डीएक्टिवेट होगा, तो ये वाला ग्रुप जाके यहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ेगा तो ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जा ही नहीं पाएगा। एसाइल ग्रुप यहाँ पे या एल्काइलेशन कुछ भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये ग्रुप खुद को डीएक्टिवेट करके और इसको जोड़ ले रहा है ना, जबकि ये तो क्या था, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा था, इसका कोई रोल थोड़ी था वहां पे तो हम देखते थे भाई इन द प्रेजेंस ऑफ हम क्या ले रहे हैं, ये तो खाली कैटलिस्ट था, लेकिन यहाँ पे ये डीएक्टिवेट खुद होके इसको अटैच कर ले रहा है। इस कारण ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाते या फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। ये
तो चलिए, ये क्वेश्चन है नीट 2017 का। आप एक बार इसको पॉज करके पढ़िए, ट्राई कीजिए पूरा पूरा, है ना। 5-10 मिनट खराब करने से वो खराब नहीं, वो यूटिलाइज होंगे, इसमें आपके कंसेप्ट ग्रो होंगे। ठीक है, तो एक बार पॉज करके इसको सीरियसली ट्राई कीजिए। ठीक, कर लिया? कर लिया? सही आ रहा आंसर? क्या आ रहा है देखते हैं, नहीं पता मुझे फिलहाल। क्या होगा कि क्वेश्चन क्या है कि कोई एक्स कंपाउंड है, उसको हमने कॉपर में 573 केल्विन पे रखा, तो वहां पे कुछ ए कंपाउंड बना, फिर वहां से हमने उसको ये लग रहा है, ये टॉलेंस रिएजेंट है ना यार, टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट है, तो यहां पर क्या सिल्वर मिरर ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने OH और इसके बेस पे हीट किया, तो यहाँ पे वाई बना, और ये कंपाउंड तो यार हमने कार्बोक्सिलिक में बहुत अच्छे से देखा हुआ है, याद है वो कार्बोजोन करके कंपाउंड था, है ना, इससे सेमी कार्बोजन बनता था। तो चलते हैं देखते हैं। एक बात तो मेरे को आपको भी क्लियर हो गई होगी, मेरे को भी साफ साफ हो रही है कि टॉरल रिएजेंट में सिल्वर मिरर जो ऑब्जर्व होती है वो होती है केवल और केवल एल्डिहाइड की। ये बात तो क्लियर है, मतलब कि ए होना चाहिए एल्डिहाइड। देखो ए ये नहीं हो सकता, और ए मिथॉक्सी ये नहीं हो सकता, ए इथेनॉल और इथेनॉल, मतलब एक तरह से तो हमारा सी निकल के आ रहा है। बाकी जगह देखते हैं क्या होता है, ए इथेनॉल, बाकी तो नहीं दिख रहा कुछ भी, तो एक तरह से तो अपने को निकल के तो आ रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे एग्जाम में ऐसा ना हो, 2 ऑप्शन में एसिटल इथेनॉल दे रखा हो, तो क्या करेंगे देखते हैं आगे। अच्छा यहाँ पे एक्स है। अच्छा एक चीज देखना, मैंने एक इसमें अल्कोहल में लिखवाई हुई रिएक्शन कि यहाँ पे जब कॉपर की प्रेजेंस में उसको रिड्यूस करवाते हैं, सॉरी कॉपर की प्रेजेंस में क्या होता है कि अल्कोहल यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है, एल्डिहाइड से बना होगा अल्कोहल से, यहाँ पे क्या है इथेनॉल। अच्छा फिर देखते हैं वाई पे क्या है, वाई पे ये जो ए वाला कंपाउंड है, ये ए वाला कंपाउंड OH और ये हीट की प्रेजेंस में। अच्छा हमने एक चीज पढ़ी हुई है किसमें, एल्डोल कंडेंसेशन में, है ना, वहां पे एल्डोल कंडेंस बनता था, एल्डोल, है ना, जब उसको रिमूव करवाते थे। तो यहाँ पे इसके हिसाब से, यानी कि अगर ए को, यानी कि इस वाले कंपाउंड को रखोगे तुम किसमें, OH की प्रेजेंस में और हीट करोगे, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ब्यूट 2-ईनअल, है ना, ये तो वही है ना एल्डोल। ये कहां चला जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन में। मुझे लग रहा है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। तो और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सीधा सीधा पता ही अपने को सेमी कार्बोजन बनेगा। ये ये आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि ये पूरा पीछे वाली मेमोरी बेस्ड है। टॉलरेंस एजेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है ये बात कर चुके हैं, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ चुके हैं, और जो कोई भी अमाइन ग्रुप जब टकराता है किसी भी ग्रुप से, स्पेशली इसके एल्डिहाइड के, तो हम वो भी रिएक्शन सारी कर चुके हैं। तो ये पीछे वाले जो कंसेप्ट है उन पे बेस्ड है। होप आपको आसान भी लग रहा हो ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मेंस का है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। एक बार इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। क्या पूछ रखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ठीक, कर लिया। चलिए देखते हैं क्या है। सभी के पास एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, चलो एक चीज तो कम से कम कॉमन है कि क्या है, सबके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, बेंजीन रिंग है। अच्छा यहां पे और क्या हो रहा है कि इनमें से यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पर तीनों के पास एक एक है, यहां पर 2 है, यहां पे सबके पास एक एक है। अब देखना यह है कि कौन सा कितना स्टेबलाइज करेगा, या फिर कहें कौन सी की एसिडिटी किस तरह से ज्यादा होगी। एसिडिटी सबसे ज्यादा उसकी होती है जो H+ देने के बाद स्टेबलाइज कर जाए, या तो ऐसा हो, या फिर वो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट से या प्लस एम इफेक्ट से, मतलब किसी तरह से उसकी रिएक्टिविटी या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, डोनेटिंग ग्रुप हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग का तो यहाँ पे कंसेप्ट लगता नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा कि H+ जो रिमूव करने के बाद कितना स्टेबल हो सकता है, तभी तो वो उतना अच्छा डोनर होगा। भाई मैं आपसे कहूं कि आपसे मुझे यार 10 रुपए दे दे, अगर आपके पास मान लो हो 110 रुपए, तो आप क्या करोगे, आराम से दे दोगे, हाँ यार ले 10 रुपए, मेरे पास 100 पूरे हो जाएंगे, राउंड फिगर आ जाएगा। आपके पास हो अगर
₹90 हो या ₹100 ही हो और आप ₹10 दो, तो यार एक बार को सोचोगे यार मेरा थोड़ा खराब हो जाएगा। या मैं कहूँ आपके पास पैसे हो ही ना, है ना, आपके पास 7 ही रुपए और मैं आपसे 10 मांग लूं तो आप कहां से दे दोगे, वही चीज है। तो यहाँ पे पहले वाले में देखें, पहले वाले में COOH, यहां से OH और ये है कंपाउंड, यहां से मैंने निकाला H प्लस मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आया साइन, यानी कि थोड़ा और एक्सपेंड करूं तो कार्बन और ये नेगेटिव, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये भी नेगेटिव। अब ये क्या कर सकते हैं, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो ये होगा स्टेबलाइज, किससे स्टेबलाइज, स्टेबलाइज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। अच्छा इस केस में देखें तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पे H प्लस निकाला और इसने इन्हों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, ये भी स्टेबलाइज हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, हाँ जी। और यहां देखें तो यहां पे माइनस होगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी गैप हो गया, तो यहां पे क्या आएगा माइनस आई इफेक्ट, ये चल सकता है यहाँ पे। तो ये स्टेबलाइज कर पाएगा किससे, एक ही फैक्टर से, जिसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। इनमें भी लगेगा लेकिन इनमें जो ज्यादा कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट होगा। यहां पर आते आते क्या हो जाएगा, यहां पर आते आते ये कहलाएगा माइनस एम, मिजोमेरिक इफेक्ट। तो देखें सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा पहला वाला स्टेबलाइज, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद ये वाला तो कतई स्टेबलाइज नहीं है, ये तो डीस्टेबलाइज है, डीस्टेबलाइज ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट। ठीक, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ पहला, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर एक हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उससे थोड़ा कम हुआ, यहाँ पर केवल माइनस आई इफेक्ट तो ये उससे भी कम, और ये तो भैया सबसे ज्यादा इसकी हालत बिगड़ी हुई है, तो ये सबसे कम, यानी कि ये H प्लस नहीं दे सकता क्योंकि ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ये थोड़ा सा दे पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में स्टेबलाइज है। यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसलिए थोड़ा सा आराम से दे पाएगा, और ये तो खुला H प्लस दे देगा क्योंकि ये तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर रहा है। यानी कि ऑर्डर बनता है अपना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा, पहला ही ऑप्शन है भैया। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए यही आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है इसी चैप्टर में हम लाएं क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाए।